नहीं, मेरे साथ इतना बड़ा धोखा नहीं हो सकता। वो दोनों हाथों से सर पकड़े बैठी। अब तक बेयकीनी की कैफियत में थी। इसके कहे लफ्ज़ों को वो जब भी कानों में सुन रही थी, वो मेरे साथ धोखा कर ही नहीं सकता। आखिर में वो जो इस वक्त से एक ही जगह पर साकत बैठी थी, तड़प कर उठी। खुद को यकीन दिलाते हुए बेसाख्ता ज़बान लड़खड़ाई और वो बेदम सी वापस अपनी जगह पर बैठ गई। लेकिन एक वो ही तो है जो मेरे साथ धोखा कर सकता है। दिल को खुश फहमी से निकालने में बस चंद ही पल लगे थे। कितनी आसानी से बेवकूफ़ बन गई मैं। इसकी असलियत जानकर भी इसकी बातों में आ गई। माई गार्ड में इतनी अहमक, इतनी कम अकल किस तरह हो सकती हूँ। कितनी आसानी से उसने मुझसे बदला लिया और मैं इस बार इसका दिल अपने बाल नोचने को चाहा। वाकई उसने सब कुछ अपनी रजामंदी से ही तो किया था। कोई खबर, कोई दबाव ना था। बहुत आराम से वो सब कुछ करती चली गई जो वो इससे कहता रहा। इसकी हर बात पे आंख बंद करके यकीन करती रही। फिर अब किस लिए अपने किए पछता रही थी। तो फिर आज के बाद जिंदगी में पछतावे के सिवा बाकी कुछ था ही नहीं। कमरे में उस वक्त अलार्म की आवाज़ गूंज रही थी। अलार्म क्या आवाज़ इतनी ऊंची थी कि कान पड़ी आवाज़ का सुनना भी मुश्किल था। लेकिन ये उसी का हौसला था जो इतनी पुरसुकून नींद सो रहा था। वरना खैर से इस कमरे में बजते अलार्म की आवाज़ से तो पड़ोसी तक जाग जाते थे। वो जितनी गहरी नींद सोता था, जागने के बाद इतनी चुस्ती और बशाशत, बेसब ही हैरान होते थे। सामने रखे डरनकस टेबल के आईने में अपना अक्स देखते हुए बेइख्तियार उंगलियों से अपने बाल संवारे और अपनी स्टडी टेबल की तरफ बढ़ा, जहाँ कल रात देर तक काम करने की वजह से बहुत से कागज़ और किताबें रखी थी मेज़ पे। उन्हीं कागजात के दरमियान सफ़ेद कागज़ों का एक दस्ता अलग रखा था, जो दूसरे कागजात के निस्बत तरतीब में था। उसने हाथ बढ़ाकर इन कागजात को उठाया और एक एक वरक पलटने लगा। बेइख्तियार इसके लबों पे एक इत्मीनान भरी मुस्कुराहट नमूदार हुई। असमी इसकी पिछली एक हफ्ते की मेहनत थी। हल्की सी सीटी बजाते हुए उसने कागजात अपनी फाइल में एहतियात से रख दिए और ख़ुद बाथरूम में जा घुसा। दिल ही दिल में इस पर 1000 बार लानत भेजी और फिर अपने हाथ में पकड़ा कागज़ मेज़ पर रखकर जल्दी से इसकी फाइल खोलकर इसके रखे कागज़ों का दस्ता निकाल लिया, जिस ये जली हुरूफ से उसका नाम लिखा था। निहायत एहतियात से अलग करके टाइटल कॉर्ड को अपने साथ लाए कागज़ों के दस्ते पे लगाकर इन्हें स्टेबल करके उसकी फाइल में बिल्कुल इस तरह वापस रख दिया जैसे वो छोड़ कर गया था। इस कार्रवाई के बाद उसने फाइल में रखे उसके प्रिंट शुदा कागजात को उठाया और खामोशी से बाहर निकल गई। दरवाज़ा बंद करते हुए उसने एक बार फिर इस बात की तसल्ली की थी कि ऐसे किसी ने भी देखा नहीं है। चची, जल्दी से नाश्ता ले आइए, आजिम हमें जल्दी पहुंचना है। लाउंज में लगे घड़ियाल ने 7:30 बजाए और रहम अपने गीले बालों को सनूरता फाइल और गाड़ी की चाबी थामे दाखिल हुआ। मुस्कुरा कर सलाम करते हुए उसने नाश्ते के लिए आवाज़ लगाई। ड्राइंग टेबल पे पहले ही अमीर और शाहान बैठे नाश्ता कर रहे थे। अतिया बेटे और भांजी को नाश्ता देकर अब इसकी मुंतज़िर थी। सुबह के नाश्ते की जिम्मेदारी उनकी थी, जबकि दोपहर का इंतज़ाम सफ़ी बेगम ने के ज़िम्मा था। अलबत्ता रात में उन दोनों के साथ दोनों लड़कियां भी मदद करती थी। ये जाला नहीं आई अब तक, हर रोज़ इसकी वजह से देर होती है। अभी नाश्ते में 10 घंटे लगाएगी। जाओ इसे बल्ला कर लाओ, फिर हमें निकलना है। ड्राइंग टेबल पर इसकी गैर मौजूदगी को महसूस करते हुए वो बुड़बड़ा और सुबह के अखबार पे नज़र डालते हुए बहन को इसे बुलाने का हुक्म दिया। वो उठने की बजाय सर झुकाए नाश्ता करती रही। जाला तो आज अपनी दोस्त के साथ चली गई यूनिवर्सिटी, कह रही थी जल्दी पहुंचना है, इसे असाइनमेंट जुमा करवाना है। चची ने उसकी प्लेट और चाय का मग मेज़ पे रखते हुए उसे मतला किया। हाँ, लेकिन असाइनमेंट तो हमको भी जुमा करवाना था। अखबार लपेटकर मेज़ पे वापस रखते हुए उसने हैरत से पहले अपनी कलाई पे घड़ी को देखा। चलो तुम लोग गाड़ी में बैठो, मैं बसा रहा हूँ। अरहम ने नाश्ते की प्लेट हाथ से पर की और अपनी फाइल उठाकर उन दोनों के पीछे ही चल दिया। इसकी भूख एकदम गायब हो गई थी। यावर अली खान साहब ने दोनों बेटों की तरबियत इस नहज पर की थी कि दोनों के दरमियान मोहब्बत और खुलूस शामिल थे।
यही वजह थी कि बरसों से न सिर्फ कारोबार मुश्तरका था, बल्कि घर में भी दोनों खानदान निहायत इत्तिफाक से रहते, एक दूसरे पे इन्हिसार करते थे और एक दूसरे की ज़रूरियत का ख्याल रखते थे। घर में कायम अमन और सुकून की फ़िज़ा के पूरी ख़ानदान में मिसाल दी जाती थी। अलबत्ता अरहम और जाला इस पैमाने पे पूरे न उतरने, इस पे सितम शुरू से एक ही स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। यही वजह कि दोनों मीम यह भी कभी नहीं बनी थी। अरहम की तारीफ सुन सुनकर सालेह को अरहम से ख्वाह मखुआ की चिढ़ हो गई थी, जो बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुँच गए कि घर में सब लोग उन दोनों की रोज़ रोज़ की नोक झोंक से इस कदर आदी हो चुके थे कि अब कोई सिरे से परवाह ही नहीं करता था, बल्कि जिस दिन उनमें जंगो जदल ना हो, सबको परेशानी लाहक हो जाती। उन सब बातों के बावजूद अब्दाल रहमान और अब्दुल रहीम के ख़ानदान के दरमियान से सोई गुजारना भी नामुमकिन था। यूनिवर्सिटी पहुंचकर जाला ने सबसे पहले वो काम किया जिसके लिए वो आज इतनी सुबह खवार होने यूनिवर्सिटी आई थी, यानी असाइनमेंट जुमा करवाना। अरहम की असाइनमेंट फाइल पे अपने नाम का लेबल लगाकर उसने सुबह आते ही प्रोफेसर को दे दी थी और उनसे अपनी जिम्मेदारी और काबिलियत पे ढेरुंदाद भी वसूल कर चुकी थी। अब तक तो उसे पता चल चुका होगा ना? सीमा ने सवाल किया। पता चल जाता तो इसकी कॉल आ जाती। अभी तक राब्ता ना करने का मतलब है कि इसको फाइल चेक नहीं की। वो अरहम से बखूबी वाकिफ थी, उसे मालूम था कि अरहम कभी अपने लिखे को दोबारा चेक नहीं करता, क्योंकि वो उसे कामिल बनाने में इतनी तहकीक करता कि तमकील के बाद किसी गलती की गुंजाइश बाकी नहीं रहती। वैसे तुमने बेचारा के साथ अच्छा नहीं किया। माहनूर को बहरहाल इसकी हरकत अच्छी नहीं लगी। वो इसका भी हम जमात था और अक्सर पढ़ाई के सिलसिले में उसकी मदद करता रहता था। जाला की दोस्त होने के बावजूद माहनूर की हमदर्दियां रहम के साथ थी। जाला का बदला माई डियर, इसने जो मेरे साथ किया मैंने वो इसके साथ कर दिया। इसकी वजह से मेरा इतना टाइम ज़ाया हुआ। अपनी मुस्कुराहट समेटते हुए उसने जवाब दिया, जाला तुम्हारे पास काफ़ी वक्त था असाइनमेंट मुकम्मल करने के लिए। तुम चाहती तो तसल्ली से अपना काम मुकम्मल कर सकती। पिछले हफ्ते वो यूनिवर्सिटी अपनी बीमारी की वजह से नहीं आ सकती और उसी दौरान प्रोफेसर ने उनके फाइनल असाइनमेंट सेमेस्टर का जुमा करने का ऐलान कर दिया था। अरहम ने उसे मौजू ही गलत बताया और जाला उसी मौजू पर घर बैठी काम करती रही। वो तो फ़कत 2 दिन पहले यूनिवर्सिटी आने के बाद उसको हकीकत का मालूम हुआ। अरहम बखूबी जानता था कि जाला गाहे पे गाहे इसके कमरे की तलाशी लेती है, इसलिए वो चीज़ें जिन्हें जाला से छुपाना मकसूद होता, इन्हें हमेशा ताले में ही रखता, जैसे इसकी डायरी जिससे वो बाकायदगी से लिखने का आदी था। लेकिन अरहम की एहतियात के सबब आज तक वो इसके हाथ ना लग सकी। अरहम के तो वहम वाओ गुमान में ना था कि इसके साथ ये होने वाला है, इसलिए जब प्रोफेसर ने उसे क्लास से पहले ऑफिस में आने को कहा तो वो एहसास तफाखर से उनके पास पहुंचा। वो उनका लायक तालिब इल्म था। उसे यकीन था कि इंटर्नशिप वगैरह में मदद के लिए या फिर किसी अहम मशवरे के लिए दफ्तर में बुलाया होगा। लेकिन वहीं पहुंचते ही जो बम इसके सर पर फटा, इसकी गूंज इतनी तबाहकिन थी कि वो सुन बैठा का बैठा रह गया। लेकिन सर मार्क शेटस पर अपने नाम के साथ बड़ा सा जीरो देखकर इसका दिल दहल गया। तुम मेरे इंतहाई लायक स्टूडेंट हो, मेहनती हो। तुम्हारा रिजल्ट मैंने क्लास में अनाउंस नहीं किया, लेकिन सरीसली तुमने मुझे बहुत मायूस किया है। सर मैं कसम खा कर कहता हूँ मैंने असाइनमेंट को कॉपी नहीं किया। बहरहाल वो सच्चा था, इसलिए 2 टोक इस इल्ज़ाम को कबूल करने से इनकारी रहा। अब क्या कहोगे कि तुमने असाइनमेंट कॉपी नहीं की? लेकिन सर ये मेरी फाइल नहीं है। उस बात की तो मैं पहली लाइन से ही तस्दीक कर सकता हूँ। इन्होंने हाथ उठाकर उसे जाने को कहा। तुम अब जा सकते हो और आइंदा ऐसी हरकत मत करना। ये लास्ट सेमेस्टर है और तुम्हारे लिए बहुत अहम। कोशिश करो कि संजीदगी बरकरार रखो, वरना तुम्हें नुकसान होगा। जी सर। वो अचानक दरवाजे की तरफ बढ़ते रुक गया। सर क्या जाला का असाइनमेंट देख सकता हूँ? अगर जाला इसकी इजाज़त दे तो। वो अच्छी तरह जानते थे कि ये दोनों कज़न हैं। इसके बावजूद किसी और की असाइनमेंट की फ़ाइल दिखाना इन्हें दुरुस्त नहीं लगा, इसलिए साफ मना कर दिया। सर इसके कितनी मार्क्स हैं? 19 जवाब फलफूर आया। अरहम के पास अब शक की कोई गुंजाइश नहीं थी कि ये जो सब कुछ हुआ है इसके पीछे कोई और नहीं बल्कि जाला है।
मटर पुलाव के मटर चलती सफ़ी बेगम अपनी देवरानी अतिया बेगम के सामने बेटी की लाअबाली तबीयत से परेशान थी। उसी वक्त में सफ़ी बेगम के बड़े भाई का अमेरिका से फ़ोन आ गया, जो कि अपने बच्चों की नाअहल का रोना रो रहे थे। आखिर कमाल को एक तरकीब सूझी कि क्यों ना अपनी बहन के उगे रिश्ता डाल दिया जाए। जाले के लिए इन्होंने अपने बेटे शमीम का रिश्ता दिया, जबकि अपनी छोटी बेटी मुमताज़ के लिए भांजे अरहम को दामाद बनाने की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। अंधा किया चाहे दोनों की। सफ़ी और रतिया को कमाल की बातें बहुत अच्छी लगी और इन्होंने फैसला कर लिया कि ये बात हम अपने मर्दों के सामने रखेंगे। कोई भी इस बात के लिए इनकारी ना था, सभी को ये रिश्ते बहुत माकूल लगे और इधर कमाल ने पाकिस्तान आने की तैयारी पकड़ ली। घर में अचानक खुशी और हंगामा सर उठाने लगा। अरहम के कमरे में जाले दौड़ी चली आई कि शमीम भला कैसे किसी मर्द का नाम हो सकता है, तुम्ही नाम से किया है। वो तो खुद अपना सर घुटनों में दिए परेशान बैठा था, क्योंकि कल से उसे मुन्नी शेरवानी सिलवाने का हुक्म दे दिया था। जाले ने उसे मशवरा दिया कि क्या मसला है, तुम रेडीमेड खरीद लो। इसका दिल चाहा कि अपना सर फाड़ ले, किस तरह उसे मेरी किसी दिल की बात का कोई असर ही नहीं। उसीलिए उसे कहने लगा कि तुम फौरा यहाँ से चली जाओ। इधर अरहम ने शमीम को फ़ोन किया और कहा कि यार ये शादी नहीं हो सकती। शमीम ने मशकूक निगाहों से अपने स्मार्टफोन को देखा। तुम अच्छी तरह जानते हो तो फिर मेरे साथ ये जुल्म मत करो, मैं ये शादी हरगिज़ नहीं कर सकता। मेरे सोचने समझने की तमाम सलाहियत बिल्कुल सलब हो चुकी है। शमीम उसे सोचते हुए एक तरकीब बताने लगा। अरहम को लगा ये काम मुश्किल ज़रूर है, लेकिन जाले को मनाने के सिवा कोई और दूसरा रास्ता भी ना था। अरहम की बात सुनकर वो सीखपा हो गई, तुम्हारा दिमाग ठीक है, लेकिन अगर तुम्हें शमीम से जान छुड़ानी है तो फिर तो तुम्हें ये करना पड़ेगा। अरहम ने इसे ये नहीं बताया कि शमीम भी इससे शादी नहीं करना चाहता, क्योंकि ये मशवरा भी उसे शमीम नहीं दिया था। लेकिन अब माहिनूर का किया होगा। जाले को तशवीश हुई, लेकिन वो सब्र व बर्दाश्त का मुजाहरा करते हुए अपने गुस्से पर काबू पाता रहा। इसकी तुम फिक्र ना करो, ज़रूरी ये है कि हम घर में सबको बताएं कि हम दोनों एक दूसरे से शदीद मोहब्बत करते हैं और शादी करना चाहते हैं, तभी हम इस मुसीबत से बच सकते हैं। हसब आदत जाले चुप ना रह सकी और बोली, मोहब्बत और तुमसे मुझे तो सोचकर वहशत हो रही है, लेकिन इसके सिवा और कोई ऑप्शन नहीं। घर में जिसने सुना वो ये सुनकर हैरान रह गया कि हर वक्त की गोला बारूद करने वाली फौजें आज एक दूसरे से शादी करने के लिए कैसे तैयार है। जिस पर अतिया और सफ़ी बेगम को तो दिल से इत्मीनान हो गया कि दोनों बच्चे घर पर ही रहेंगे। घर में निकाह की तैयारियां शुरू हो गईं। जाला ने जाकर अरहम के कमरे पर धावा बोल दिया कि तुम कोई और तरीका अपना लेते, लेकिन कम अज़ कम निकाह तो रुकवाते। जिस पर वो फौरा बोला कि अगर तुम्हें शमीम से शादी करनी थी तो ठीक है, मेरे पास इसके सिवा और कोई ऑप्शन ना था कि हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। लेकिन तुम फिक्र मत करो, हम दोनों की मर्जी के बगैर रुखसती तो कोई भी नहीं करवा सकता, इसलिए बेफिक्र रहो, उससे पहले ये मामला ख़त्म हो जाएगा। घर में निकाह की तैयारियां उरूज पर थीं। जाले की मर्जी न होने के बावजूद ताई जी की ख्वाहिश पर उसे सुर्ख रंग का गरारा पहनना पड़ा। अरहम को मदद के लिए पुकारती रही, लेकिन वो किसी प्रोजेक्ट का बहाना बनाए मंजर से बिल्कुल गायब हो गया। मजबूरा उसे हथियार डालने पड़े। लेकिन जब निकाह के वक्त दोस्तों के हमराह बड़े ठाट से डिज़ाइनर शेरवानी पहने अरहम होटल पहुंचा तो दिल इसकी जान लेने को चाहा, क्योंकि इसके अंदाज से ऐसा नहीं लग रहा था कि ये ड्रामा है और ये मजबूरी का निकाह है। दिल चाहा सबके सामने पोल खोल दे, लेकिन ना तो मौका था और ना ही दस्तूर, बल्कि सब्र के घूंट पीने के अलावा वो कुछ ना कर सकी और रंसों बहाते उसने निकाह नामे पर दस्तखत कर दिए। निकाह के बाद वो अभी ब्राइडल रूम में ही बैठी थी कि अरहम की बहन दौड़ती हुई आई और एक बम फोड़ दिया। अरहम भाई और उनके दोस्त रुखसती की बात कर रहे हैं। वो एकदम से अपनी जगह से खड़ी हुई और उसे यकीन हुआ कि इसके साथ कोई बहुत बड़ी साजिश हो गई है, जिसकी उसे खबर नहीं। बस अब अपने घर नहीं बल्कि हमारे पोर्शन में आएंगी। आखिर ये सब किया है, इसके साथ इतना बड़ा धोखा अरहम कैसे कर सकता है। घर में किसी के पास इसका एहतजाज सुनने के लिए वक्त ना था। उसे खूबसूरती से सजी स्टेज पर बिठा दिया गया। अरहम इसके साथ बैठा निहायत खुश और मुतमईन दिखाई दे रहा था और वो बेबसी की तस्वीर बनी थी। वापसी पर उसे जब अरहम के कमरे में पहुंचाया गया
तो खूबसूरत फूलों से पूरा कमरा सजा हुआ था, जिसे देखकर वो समझ गई कि ये सब कुछ पहले से अरहम के प्लान में शामिल था। जैसे ही अरहम कमरे में दाखिल हुआ उसने इसे झंझोड़ कर रख दिया। तुमने मेरे साथ ये सब क्यों किया? पहले निकाह और अचानक रुखसती। तुमने कहा था कि तुम निकाह ख़त्म कर दोगे। उसने अपनी तशवीश को सवालात की सूरत में डाल दिया, जिस पर वो प्यार से कहने लगा कि झूठ बोला था, लेकिन मुझे पता था कि तुम मेरी बात का यकीन नहीं करोगी। झूठ किया मतलब अरहम, ये सब तुमने मुझसे असाइनमेंट का बदला लिया है। जिस पर वो सर पकड़ कर बैठ गया कि यार, असाइनमेंट की बात दरमियान में कहाँ से हो गई। लेकिन जाले को यकीन ना अलिफ रहा था कि इस बदतरीन इंतकाम को लेने के पीछे उसने उसकी ज़िंदगी का तमाशा बना दिया और इसके एतबार का खून किया। मैं तुम्हें कभी मुआफ़ नहीं करूंगी। जिस पर अरहम बोला कि तुम एक इंतहाई अहमक और जज्बाती लड़की हो। यही वजह है कि कभी सोच समझ कर बात किया करो। लेकिन जाले कहाँ इसके बातों में आने वाली थी, बोली कि तुम किसी धोखे में मत रहना, मैं इतनी आसानी से खामोश नहीं होंगी। तुम मुझे घर में कैद करके खुद मानूर के साथ इश्क लड़ाओगे। मैं अभी घर वालों को जाकर तुम्हारी हकीकत बता दूंगी। अरहम ने इसे खींचकर वापस बिठाया कि तुम नहीं ऐसा कर सकती। तुम्हारे और मेरे दरमियान माहनूर कहाँ से घूम कर अलिफ जाती है। तुम मानवर से मोहब्बत करते हो और वो मोहब्बत नामी जो तुम छुपा कर डायरी में लिखा करते थे वो मुसलसल अब रो रही थी। मैंने ये तुमसे कहा था जाले, मैंने आज तक माहनूर या किसी भी लड़की से मोहब्बत की हामी नहीं भरी। अरहम मजबूर होकर उसे वो डायरी दिखाने के लिए उठा जिसमें उसने आज तक अपनी मोहब्बत को कैद रखा था, और वाहिद इस बात का गवाह शमीम था। वो आज तक ये ना समझ सकी थी कि शमीम इस रिश्ते पर इतना खुश क्यों है, लेकिन इसे ये यकीन ना आया कि वो नाम किसी और का नहीं, डायरी में इसका दर्ज था। वो कहने लगी कि आज तक अपने मुझसे ये बात छुपाई, मुझे हमेशा तंग किया करते थे। जिस पर अरहम ने जवाब दिया कि मैं इस वक्त तुम्हें मासूमियत और मोहब्बत से देखा करता था, जब तुम मेरी बातों पर चिढ़ती थी और भाग भाग कर मेरी शिकायतें ताया अब्बा के पास जाकर लगाती थी, और मुझे तुम्हारी मासूमियत पर प्यार होता था। वो शरारती नज़रों से जाले को देखने लगा। ओ मेरे अल्लाह, किया हो जाता अगर तुम ये सब सीधे रास्ते से कर लेते, अगर गुस्से और फ्रस्ट्रेशन में अलिफ कर मैं कुछ उल्टा सीधा कर लेती। मोहब्बत और दिल का हाल इसलिए नहीं बताया कि तुम पता नहीं यकीन करती या ना, और ड्रामा रचाने से पहले मैं बड़े अब्बा को सब कुछ बता चुका था और उनसे कुछ भी छुपा नहीं। इंकिशाफ पर इंकिशाफ हो रहे थे, यानी इस निकाह और रुखसती वाले खेल में बड़े अब्बा तुम्हारे साथ शामिल हैं। जी हाँ, अरहम ने सर हिल अलिफ कर जवाब दिया, कसम से दिल तो कर रहा है कि तुम्हारा सर फाड़ डालूं। लेकिन अरहम ने हाथ बढ़ाकर अलार्म क्लॉक जाले से ले लिया और खूबसूरत सी अंगूठी अपनी जेब से निकालकर उसकी अंगूठी पर रखी। सच तो ये है जाले की मोहब्बत नहीं, बंदे को इश्क है तुमसे, और इस इश्क ने मजनू फरहाद सबको ही पीछे छोड़ डाला है। अब चाहे सर फूटे या माथा, हमने तो हाँ कर दी है। इसने शरारत से जाले की तरफ देखा। कमरे में फूलों की भीनी भीनी खुशबू अरहम की मोहब्बत के रंग हावी हो रहे थे। जाले मुस्कुराते हुए शर्मा कर सर झुका लिया।